नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वरी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसमें हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट मशीन। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मशीन का डेफिनेशन देखते हैं। टू फाइनाइट स्टेट मशीन M and M dash are said to be equivalent if starting from their respective start states both M and M dash will be produce the same output sequence when they are the given the same input sequence। इसका मतलब है यदि हमको किसी मशीन में इक्विवेलेंट शो करनी है तो हमको कॉमन इनपुट सेम इनपुट में आउटपुट हमारा सेम मिलता है। इस केस के लिए यहाँ पे एग्जांपल है, सो दैट द टू मशीन डिस्क्राइब्ड बाय देयर स्टेट टेबल आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमारा मशीन जो है मशीन टेबल गिवन है और इसको हमको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों मशीन को इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे इनपुट सीक्वेंस ले लिया है। सपोज इनपुट सीक्वेंस 1 1 2 2 1 2 2 1 2। Both machines will produce the output sequence 0 0 0 1 0 1 4 times of 0 and 1। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आउटपुट सेम कैसे आता है। लेट द इनपुट सीक्वेंस 1 1 2 2 1 2 2 1 2। बोथ मशीन विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट सीक्वेंस ट्रिपल टाइम्स ऑफ 0 1 0 1 4 टाइम्स ऑफ 0 एंड 1। सपोज मशीन 1 को लेते हैं। मशीन 1 से हम ट्रांजिशन कराते हैं। इनिशियल स्टेट हमारा S0 है, 1 इनपुट डालते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेट S1 मिल रहा है। यहाँ पे S0 का आउटपुट हमारा 0 है। उसी तरीके से S1 में फिर हम 1 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट S5 मिल रहा है जिसका आउटपुट हमारा 0 है। फिर S5 में 2 इनपुट डालने से S7 स्टेट मिल रहा है जिसमें हम 2 इनपुट डालने से फिर हमारा S2 स्टेट मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जो 0 1 0 0 1 ऐसा लिखा हुआ है वो S0 का आउटपुट है, S1 का आउटपुट है, S5 का आउटपुट है। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ पूरे आउटपुट रिजल्ट है। यहाँ पे हमारा 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। सिमिलरली हम मशीन 2 ले लेते हैं तो ट्रांजिशन ऑफ S0 1, नेक्स्ट स्टेट हमको S1 मिल रहा है। S0 का आउटपुट 0 है और S1 का आउटपुट 0 है। उसी तरीके से S1 में हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट S2 मिल रहा है और S2 का आउटपुट हमारा 0 है। उसके बाद फिर S2 में जब 2 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेट S4 मिल रहा है और S4 का आउटपुट हमारा 1 है। फिर S4 में 2 इनपुट डालने से हमको आ रहा नेक्स्ट स्टेट जो है वो S2 मिल रहा है। ये सारे जो है वो ट्रांजिशन टेबल से ही हमको उस मशीन से ही देख के करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मशीन 1 का जो आउटपुट है सेम हमारा मशीन 2 का भी आउटपुट आ रहा है। 0 0 0 1 0 1 0 0 0 एंड 1। यहाँ पे एरो डायरेक्शन मैंने शो किया है कैसे कैसे वो ट्रांजिशन होकर नेक्स्ट स्टेट में फॉरवर्ड होते जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट स्टेट्स। इसके पहले हमने क्या देखा, इक्विवेलेंट मशीन। दो मशीन इक्विवेलेंट कब होता है, जब हम कॉमन इनपुट डालते हैं तो उसका कॉमन हमको आउटपुट रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट स्टेट डेफिनेशन देखते हैं। टू स्टेट्स SI and SJ of a finite state machine M equal to SIO FG S0 are said to be equivalent if for any x belongs to I means f of SI comma x this is equal to f of SJ comma x। इसका मतलब है I means हम कोई I means हमारा स्टेट है, स्टेट x मीन्स हमारा इनपुट एलिमेंट है और हम जब इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन कराते हैं तो जो हमारा आउटपुट आता है तो दोनों का आउटपुट सेम होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा जीरो इक्विवेलेंट। जीरो इक्विवेलेंट स्टेट डेफिनेशन देखते हैं। टू स्टेट्स SI एंड SJ ऑफ ए फाइनाइट मशीन आर सेड टू बी जीरो इक्विवेलेंट इफ द स्टेट SI एंड SJ हैव द सेम आउटपुट। फिर नेक्स्ट है K equivalent states। The definition of K equivalent states: the states SI and SJ of a finite state machine M are said to be K equivalent if they have the same output and for
every input later. The successor are k-1 equivalent. इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से डिराइव करेंगे कि किस तरीके से k इक्विवेलेंट के लिए हमारा k-1 इक्विवेलेंट होनी पहले चाहिए. अब इसके बाद है द स्टेट्स SI and SJ are one equivalent if they have the same output for every x belongs to I. Their next state f of SI, x and f of SJ, x are जीरो इक्विवेलेंट. इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे k इक्विवेलेंट के लिए बताया तो उसके पहले हमारा सक्सेसर एलिमेंट k-1 इक्विवेलेंट होनी चाहिए. तो जब हम 1 इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो जीरो इक्विवेलेंट होनी चाहिए. यहाँ पे टू फाइंड पाई के एक्चुअल में है क्या? तो पाई के इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन. फॉर एग्जांपल फाइंड पाई 0, पाई 1, पाई 2 फॉर द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट मशीन. यहाँ पे हमारा मशीन दिया गया है, स्टेट्स है S0 to S7. इनपुट है 0, 1, आउटपुट जो है हमारा 0 और 1 है. और ट्रांजिशन जो हो रहा है f ऑफ S0, 0 इनपुट डालने से नेक्स्ट स्टेट हमारा SI मिल रहा है. तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन f सच दैट S क्रॉस I टेंस टू S एंड आउटपुट फंक्शन G सच दैट S टेंस टू आउटपुट फंक्शन. Let SIK denote the equivalence class of a state SI under the relation K equivalence. Then सबसे पहले हम देखते हैं कि S0 इक्विवेलेंस क्लास 0. दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ SI सच दैट SI इज 0 इक्विवेलेंट टू S0. तो हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशन टेबल में कितने का आउटपुट हमारा 0 है. तो पीछे हम ट्रांजिशन टेबल पे देखते हैं S0 से S0, S1, S2, S3 और S4 यहाँ तक के आउटपुट रिज़ल्ट जो है वो हमारा 0 है, जबकि बाकी का वैल्यू जो है वो हमारा 1 है. तो जिसका आउटपुट जो है वो कॉमन है उसको हम एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिए हैं. S0 to S4 तक का आउटपुट 0 है. और सिंस दिस S0 इक्विवेलेंस क्लास 0 दिस नॉट इक्वल टू कैपिटल S. कैपिटल S मीन्स क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स है और टोटल सेट ऑफ स्टेट्स हमारा S0 से लेके S7 तक का है. तो दोनों हमारा इक्वल होगा नहीं, क्योंकि S0 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 जो है वो S0 से लेके S4 तक है. वी टेक एन एलिमेंट ऑफ S नॉट इन S0. अब जो S0 इक्विवेलेंस क्लास में आ चुका है उसको हम ना नोट करके नेक्स्ट हमारा S5 से स्टार्ट हो रहा है. तो S5 equivalence class S5 of 0, this is equal to SI is 0 equivalent to S5. अब किसका इक्विवेलेंट क्लास में हमारा आउटपुट रिजल्ट जो है वो 1 है, तो S5, S6, S7 इस तरीके से एक क्लास जो है वो यहाँ पे बन गया है जिसका आउटपुट 1 है. तो इसको हम पाई ऑफ 0 इक्विवेलेंस क्लास पाई ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ जिसका आउटपुट 0 है S0 to S4 तक का, और सेकेंड सेट में हमारा आ जाएगा S5, S6 एंड S7. तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आ गई है पाई 0 की. फर्दर अब नेक्स्ट हम पाई 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पाई 1 इसका मतलब क्या होगा? 1 इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे. मीन्स F बी द ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस I टेंस टू S, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ S0 1 मीन्स SI इज 1 इक्विवेलेंट टू S0. तो SI and S0 have the same output and for x belongs to I, the next state f of SIX and f of S0X are 0 equivalent. अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल से देखते हैं. यदि हम S0 में 0 इनपुट डालते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेट S1 मिल रहा है और S1 का आउटपुट हमारा 0 है. उसी तरीके से S1 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो S0 स्टेट मिल रहा है, उसका भी आउटपुट हमारा 0 है. S1 और S0 दोनों का आउटपुट 0 है. लेकिन यहाँ पे हमारा S2 ट्रांजिशन में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा S6 मिल रहा है, जबकि उसका आउटपुट हमारा 1 है. तो ये इक्विवेलेंस क्लास में S0 S1 के साथ में नहीं आएगा. इसके बाद हम S4 का देखते हैं. तो S4
जीरो इनपुट डालने से S0 में आ रहा है और S0 का आउटपुट 0 होता है। तो सेकेंड जो क्लास है वो क्लास का फॉर्म हमारा आ जाएगा S0 ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू S0 S1 एंड S4। हम यहाँ पे ट्रांजिशन करके देखते जाते हैं, जिसका आउटपुट सेम क्लास में आता है उसको हम डिनोट करते हैं। तो ये S0 S1 एंड S4। इसी तरीके से S2 ऑफ 1 देखते हैं, तो S2 ऑफ 1 फिर हम ट्रांजिशन टेबल में देखें, S2 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S6 मिल रहा है और S6 का आउटपुट 1 है। उसी तरीके से S3 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S7 मिल रहा है जिसका आउटपुट 1 है। तो हमारा यहाँ पे पेयर जो है वो S2 S3 का एक पेयर इक्विवेलेंस क्लास बन रहा है। उसी तरीके से S5 का यदि हम देखें तो S5 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S7 मिल रहा है जिसका आउटपुट 1 है, जबकि S6 और S7 को 0 इनपुट डालने से S0 मिल रहा है जिसका आउटपुट 0 है। तो हमारा S6 S7 एक क्लास अलग से बन रहा है और S5 जो है वो अलग से क्लास बन रहा है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास S2 को हम देखें तो S2 S3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, S5 को हम देखें तो इंडिविजुअल S5 का बन रहा है, और S6 इक्विवेलेंस क्लास को देखें तो S6 और S7 का क्लास बन रहा है। तो इस तरीके से हमको देयरफॉर दैट इज़ π1 इक्वल टू हमारा S0 S1 और S4 तीनों का ही आउटपुट हमारा सेम मिल रहा है। उसी तरीके से S2 S3 वाला ट्रांजिशन में सेम आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, और S5 का इंडिविजुअल मिल रहा है, S6 S7 का इंडिविजुअल मिल रहा है। फिर उसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास 2 यदि फाइंड आउट करते हैं तो हमारा S0 S1, फिर हम ध्यान से देखते हैं जब हम इनपुट डालते हैं ट्रांजिशन टेबल से देख सकते हैं तो S0 S1 और S4 एक साथ इक्विवेलेंस क्लास में था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं S0 में यदि हम 1 इनपुट डालते हैं तो हमको S5 मिल रहा है, S1 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो भी हमारा S5 मिल रहा है, और S5 दोनों का आउटपुट हमारा 1 है। अब हम S4 का देखते हैं, S4 में जब हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S6 मिल रहा है, और S5 और S6 का ऑटोमेटिक पहले ही बाइफरकेट हो चुका है। इसलिए यहाँ पे हमारा इमेजेस को यदि हम देखें या आउटपुट्स को यदि हम देखें तो S0 और S1 का एक इक्विवेलेंस क्लास सेपरेट हो जाएगा और S4 इससे अलग हो जाएगा क्लास फॉर्म में, और S2 S3 का तो बिल्कुल सेम कंडीशन मिल रहा है। यदि हम फिर टेबल से देखें, S2 में यदि हम 1 इनपुट डालते हैं तो हमको S0 मिल रहा है, और S3 में जब हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो S1 मिल रहा है, और दोनों का आउटपुट सेम है, इसलिए ये सेम इक्विवेलेंस क्लास में रहेगा। उसी तरीके से अब हमारा S0 S1 से S4 इंडिविजुअल हो चुका है तो S4 को सेपरेट नोट कर लीजिए, S5 तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। और यदि हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में S6 और S7 देखें तो S6 में यदि हम 1 इनपुट डालते हैं तो S3 वैल्यू आ रही है जिसका आउटपुट हमारा 0 है, और S7 में 1 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको S2 मिल रहा है जिसका आउटपुट भी 0 है, और दोनों एक ही क्लास में है, इसलिए S6 और S7 जो है वो दोनों एक ही इक्विवेलेंस क्लास में रहेगा। इसके बाद हम और आगे इसको बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। नाउ फाइनली π2 इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में इक्विवेलेंस क्लास यदि हम 3 फाइंड आउट करते हैं तो π2 के इक्वल ही हमको π3 फाइंड आउट होगा। तो हम π2 इक्वल टू π3 इक्वल टू πk, इस तरीके से हम मशीन का क्लास फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने 2 मशीन को इक्विवेलेंट, पहले हमने इनपुट कॉमन इनपुट डाल के फिर उसका इक्विवेलेंट शो किया था। सेकेंड एग्जांपल को हम इसी πk मेथड से भी इक्विवेलेंस शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है सो दैट द फॉलोइंग 2 मशीन M1 M2 आर इक्विवेलेंट। 2 मशीन दिया गया है, दोनों मशीन में हमारा फर्स्ट मशीन M1 जो है जिसका स्टेट A से लेके H तक की दी गई है, इनपुट हमारा 1 और 2 है, ट्रांजिशन दिया गया है, और आउटपुट हमारा 0 और 1 है। उसी तरीके से सेकेंड केस में यदि हम सेकेंड मशीन में यदि हम देखें तो यहाँ पे A से लेके E तक दी गई है, आउटपुट हमारा 0 1 है, इनपुट जो है 1 और 2 ही है। अब हम उसी तरीके से जैसे
अभी हमने पाई इक्विवेलेंस क्लास के बेस पे हमने फाइंड आउट किया था, सेम इस मशीन को इक्विवेलेंट हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कंसीडर द मशीन एम, हियर कैपिटल एस मीन्स सेट ऑफ स्टेट्स ए टू एच दिया हुआ है, वेयर एस इज द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ M1। वी शैल डिटरमाइन पाई के फॉर के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 टू फाइंड पाई 0। अब मशीन M1 से हम देखते हैं, M1 मशीन में जितने आउटपुट 0 है उसका एक क्लास बना लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा A B C D F G इतने का आउटपुट 0 है और E और H का आउटपुट जो है वो 1 है। तो हमने ये पाई 0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम पाई 2 फाइंड आउट करेंगे। तो पाई 2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी तरीके से जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। जब हम ट्रांजिशन टेबल में देखते हैं, ए में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो हमको बी मिल रहा है और बी का आउटपुट 0 है, और बी में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो हमको एफ मिल रहा है जिसका आउटपुट भी 0 है। उसी तरीके से ए में 2 इनपुट डालते हैं तो सी मिल रहा है, और बी में डी इनपुट डाल रहे हैं तो 2 इनपुट डाल रहे हैं तो डी मिल रहा है, उसका भी आउटपुट 0 है। मीन्स यहाँ पे हमारा जो पाई 1 का है ए और बी सेम हमको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अब हम ध्यान से सी को देखें, क्योंकि पहले क्लास में तो सी भी कंबाइंड है। तो सी में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो जी मिल रहा है, जी जिसका आउटपुट हमारा 0 है। क्लियर है। इसके बाद हम सी में जब हम 2 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको ई मिल रहा है जिसका आउटपुट 1 है। तो दोनों का आउटपुट जो है वो एक का 0 है और दूसरे का 1 है। आउटपुट डिफरेंट हो गया, जबकि ए और बी के कॉम्बिनेशन में हमने 1 इनपुट डाला, चाहे 2 इनपुट एनी इनपुट डालें, उसके आउटपुट सेम होनी चाहिए, तो वो एक ही क्लास में रहता है। तो हमने यहाँ पे वही देखा कि ए और बी का कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है। इसके बाद फिर सी और एफ़ का उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है। सी और एफ़ को हम 1 और 2 इनपुट डाल के देखें तो आउटपुट हमारा सी और एफ़ का सेम सिचुएशन मिल रहा है। उसी तरीके से डी और जी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और नेक्स्ट में फिर हमारा ई और एच का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये हमारा पाई 1 की वैल्यू आ गई, पाई 1 की वैल्यू जो है वो। अब नेक्स्ट में हम पाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पाई 1 में हमारा ए और बी का कॉम्बिनेशन आया है, सी एफ का कॉम्बिनेशन आया है, डी जी का कॉम्बिनेशन आया है, और ई और एच का कॉम्बिनेशन आया है। अब नेक्स्ट में जब हम पाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब फिर ट्रांजिशन टेबल से देखते हैं। जब हमने ए में हमने क्या किया, ए और बी का कॉम्बिनेशन बना है, तो ए में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो हमको बी मिल रहा है, और ए में जब हम 2 इनपुट डाल रहे हैं तो हमको सी मिल रहा है। फिर ये हमारा ए और बी का कॉम्बिनेशन है, सी तो दूसरे ही इक्विवेलेंस क्लास में है। उसी तरीके से बी में हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो एफ मिल रहा है, और 2 इनपुट डाल रहे हैं तो डी मिल रहा है। फिर इसका इक्विवेलेंस क्लास चेंज हो गया, इसीलिए ए और बी का फिर बाइफरकेट होके पाई 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी दोनों अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और सी और एफ को देखें तो सेम कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, तो बाकी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम पाई 2 के बाद नेक्स्ट स्टेप में पाई 3 फाइंड आउट करेंगे। तो पाई 2 इक्वल टू ही हमको पाई 3 मिलता है, और उसी वैल्यू को हम पाई के एज्यूम मान लेते हैं। तो इस ट्रांजिशन टेबल पे हमारा जो फाइनल पाई 3 वैल्यू मिली है, या उसी को हम पाई के कह सकते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास ए, इक्विवेलेंस क्लास बी, क्लास सी एफ, क्लास डी जी और ई एच। अब हम क्या करेंगे, सी को एफ के इक्वल मान सकते हैं, डी को जी के इक्वल मान सकते हैं, और ई को एच के इक्वल मान सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन टेबल जो है वो हमारा सेकेंड टेबल जो दिया गया था उसके इक्वल हो जाता है। यहाँ पे हमारा सी इक्वल टू क्या था, सी इक्वल टू एफ। तो जहाँ जहाँ हमारा एफ है वहाँ सी वैल्यू रखेंगे तो हमारा सेकेंड टेबल के बराबर बिल्कुल वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब है जो हमारा M1 टेबल दिया हुआ है वो M1 टेबल जो है वो M2 के इक्वल फाइंड आउट हो जाती है। या हम दूसरा तरीका से मिनिमाइजेशन ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन,
तो मिनिमाइजेशन करने के लिए दिया जाता है तो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करके उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है इक्विवेलेंट मशीन। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का पोर्शन देखिएगा। थैंक यू।